सोचिए अगर अचानक से देश के प्रधानमंत्री एक बड़े मंच पर आए और लोगों से एक बहुत ही अजीब सी अपील करने लगे। अजीब सी मतलब कैसी अपील? मतलब वो कहें कि सोना कम खरीदो, अपना पेट्रोल बचाओ और ये जो विदेश यात्रा है ना, इन पर सोच समझ कर जाओ। हाँ, पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया हो कि भाई खर्चे कम करो। बिल्कुल, लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, जो ये हमारा विस्तृत विश्लेषण है, ये एक बहुत ही अलग और गहरी कहानी बता रहा है। मतलब क्या ये सिर्फ एक आम सलाह है या हमारी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर दस्तक दे रहे किसी बड़े तूफान का अलार्म है? मैं इसी पर सोच रहा था। और ये सोचना लाजमी भी है, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जब ऐसी खबरें आती हैं तो चर्चा सिर्फ इस बात पर होती है कि क्या हो रहा है, सोने पर टैक्स बढ़ गया या पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ, बस रेट की बात होती है। सही कहा। लेकिन आज हमारा मिशन ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो उथल पुथल है, उसका किसी आम घर की रसोई और हमारी जेब के बीच मतलब वो कौन सा अदृश्य धागा है जो इन सब को जोड़ता है। तो इसे समझने के लिए ना एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी घर का बजट बहुत बढ़िया चल रहा है, आमदनी एकदम ठीक है, खर्चे नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही उस घर का कोई सदस्य बाहर कुछ सामान लेने जाता है तो पता चलता है कि उनके बटुए में जो पैसे हैं वो बाहर की दुनिया में काम ही नहीं करते। अरे बाप रे, मतलब वहाँ किसी और ही मुद्रा का राज है। बिल्कुल। और अचानक वो सुरक्षित घर का जो बजट है वो पूरी तरह से उस बाहरी मुद्रा की दया पर निर्भर हो जाता है। हमारे जो स्रोत हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि भारत की स्थिति कुछ कुछ ऐसी ही है अभी। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इस पूरे चक्रव्यूह को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बाहरी मुद्रा को देखना होगा। बाहरी मुद्रा मतलब अमेरिकी डॉलर। हाँ, अमेरिकी डॉलर। और साथ ही भारत के व्यापार घाटे को समझना होगा, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि भारत का सबसे ज्यादा पैसा ना मुख्य रूप से 5 चीजों को बाहर से मंगाने में खर्च होता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? ये हैं कच्चा तेल, सोना, खाने का तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और लोगों की जो विदेश यात्राएं होती हैं वो। अच्छा, लेकिन यहाँ ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। स्रोतों का एक हिस्सा मुझे थोड़ा उलझा रहा है। क्या बात है? मतलब एक तरफ तो हम रोज पढ़ते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ रही है ना? हाँ। हमारे पास विकास दर के इतने शानदार आंकड़े हैं और भारत तो अपने देश के अंदर कितने भी रुपए छाप सकता है। हाँ, वो तो है। तो फिर डॉलर पर इतनी ज्यादा निर्भरता हमारी शानदार वृद्धि को कैसे खतरे में डाल सकती है? मतलब क्या एक मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था इस झटके को सहने के लिए काफी नहीं है? देखिए, यहीं पर ना सबसे दिलचस्प बात आती है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें व्यापार के तंत्र को देखना होगा। डॉलर केवल एक मुद्रा नहीं है, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इकलौता क्रेडिट कार्ड मान सकते हैं। अच्छा, मतलब दुनिया की दुकान का कार्ड। बिल्कुल। आप अपने मोहल्ले में यानी देश के भीतर तो अपनी मुद्रा में कितना भी लेन देन कर लीजिए, लेकिन जब आप दुनिया की दुकान से कुछ खरीदते हैं तो उन्हें सिर्फ डॉलर चाहिए होता है। और हम दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक हैं। सही कहा। जब भारत विदेशों से भारी मात्रा में सामान खरीदता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। अब अगर हम दुनिया को अपना सामान बेचकर डॉलर कम कमा रहे हैं और बाहर से सामान मंगाकर डॉलर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, एकदम सही, तो स्वाभाविक रूप से देश के रिजर्व बैंक के खजाने से डॉलर तेजी से बाहर जाने लगेगा। इसी को व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुपए की अपनी कोई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय ताकत नहीं है। मतलब जब हम आयात करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में असल में क्या चल रहा होता है? बैकग्राउंड में ना मुद्रा विनिमय यानी करेंसी एक्सचेंज का सीधा नियम काम करता है। वही मांग और आपूर्ति का नियम, डिमांड और सप्लाई। हाँ, तो जब आयात बढ़ता है तो भारतीय आयातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भुगतान करने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत होती है। वो क्या करते हैं? अपने रुपए देकर डॉलर खरीदते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की आपूर्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल, रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है और डॉलर की मांग बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि डॉलर के सामने रुपए की कीमत गिरने लगती है। और जब रुपया कमजोर होता है तो उसका सीधा असर उन चीजों पर पड़ता है जो हम बाहर से मंगा रहे हैं। मतलब वो महंगी हो जाती हैं। हाँ, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मशीन कल तक $100 की थी और उस वक्त डॉलर 70 रुपए का था, तो वो मशीन 7,000 रुपए में आ गई। बिल्कुल। अब अगर रुपया गिरकर 80 का हो गया
तो वही $100 की मशीन अब 8,000 रुपए की हो जाएगी। ओ, सीधा 1,000 रुपए का नुकसान। हाँ, और ये सिर्फ मशीनों की बात नहीं है, चाहे वो जीवन रक्षक दवाएं हो या कारखानों के लिए कच्चा माल, सब कुछ अचानक बहुत महंगा हो जाता है। अर्थशास्त्र में इसी को आयातित महंगाई या इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। बाप रे। और ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो देश की पूरी विकास गाथा को धीमा कर सकता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो जो प्रधानमंत्री की चेतावनी थी वो इसी व्यापार घाटे और डॉलर के बाहर जाने को रोकने की एक कोशिश थी। अब अगर हम स्रोतों के आधार पर उन खास चीजों की बात करें जो इस डॉलर को सोख रही हैं, स्पंज की तरह सोख रही हैं। हाँ, तो सबसे पहला नाम तो सोने का आता है, पर ये बड़ा विरोधाभासी लगता है मुझे। विरोधाभासी कैसे? मतलब देखिए ना, एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग आज भी अपनी तिजोरियों में वो भौतिक सोना मतलब फिजिकल गोल्ड भरकर अर्थव्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं। ये सोने का जो मामला है ना, ये मानवीय मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही जटिल टकराव है। कैसे? भारत में सोने को सिर्फ एक पीली धातु नहीं माना जाता। ये पीढ़ियों से चली आ रही आर्थिक सुरक्षा की एक गहरी भावना है। कोई शादी हो या बुरे वक्त के लिए बचत करनी हो, सबसे पहले लोग सोना ही खरीदते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इसमें डॉलर का क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि भारत में सोने का उत्पादन लगभग न के बराबर होता है। तो ये सारा का सारा सोना हम स्विट्जरलैंड, दुबई और बाकी देशों से मंगाते हैं, और वो भी भारी मात्रा में डॉलर देकर। ओह, तो मतलब जब कोई आम इंसान अपने लिए सोने की एक चेन भी खरीदता है तो वो अनजाने में देश का डॉलर कम कर रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन सरकार अक्सर लोगों से कहती है ना कि आप भौतिक सोने के बजाय ये डिजिटल गोल्ड या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदें। हाँ, बिल्कुल कहती है। यहाँ मुझे ये तंत्र समझ नहीं आता। मतलब इससे डॉलर कैसे बचता है? क्या उस डिजिटल गोल्ड के पीछे भी सरकार को कहीं ना कहीं असली सोना खरीद कर नहीं रखना पड़ता? ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने, और यहीं पर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का असली जादू छिपा है। इसके पीछे कोई भौतिक सोना नहीं रखा जाता। क्या सच में कोई सोना नहीं होता? नहीं, ये बस भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक पेपर या डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। इसकी कीमत सोने के बाजार भाव से जुड़ी होती है, बस इतना ही। तो जब कोई इसमें निवेश करता है तो वो रुपए देता है? हाँ, और जब बॉन्ड की अवधि पूरी होती है तो सरकार उसे उस समय के सोने के भाव के बराबर रुपए वापस कर देती है। अच्छा, यानी निवेश करने वाले को सोने की बढ़ती कीमत का पूरा फायदा तो मिल रहा है, लेकिन देश की सीमा पार करके कोई भी भौतिक ईंट अंदर नहीं आ रही। बिल्कुल सही पकड़े। सरकार को विदेश से सोना खरीदने के लिए डॉलर खर्ची नहीं करने पड़ते। पैसा देश के भीतर ही रुपए के रूप में घूमता रहता है। क्या बात है। इससे व्यक्तिगत निवेश की भूख भी शांत हो जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की सुरक्षा भी बनी रहती है। इसीलिए तो सरकार अक्सर भौतिक सोने पर आयात शुल्क बढ़ा देती है ताकि वो महंगा हो जाए और लोग इन पेपर बॉन्ड्स की तरफ मुड़े। सोना तो फिर भी तिजोरी में सुरक्षित रहता है, भले ही वो डॉलर सोख ले। लेकिन क्या हो जब हम उस डॉलर को सचमुच हवा में उड़ा दें या फिर सड़कों पे जला दें? हवा में उड़ा दें? आप विदेश यात्राओं और ईंधन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये हमें स्रोत के अगले और सबसे अस्थिर हिस्से की ओर ले जाता है। हाँ, विदेशी यात्राएं इसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। आज के दौर में जब हर कोई यूरोप या अमेरिका जाना चाहता है छुट्टियां मनाने, तो वो वहां जाकर रुपया तो खर्च नहीं कर सकता। एकदम सही। उसी बैंक में जाकर अपने रुपए देने पड़ते हैं और डॉलर या यूरो खरीदने पड़ते हैं। अब आप ही सोचिए, ये देश की संपत्ति का सीधा सीधा बाहर जाना है और इसके बदले में कोई भौतिक वस्तु देश में वापस नहीं आ रही है, सिर्फ अनुभव और तस्वीरें आ रही हैं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। और अगर कच्चे तेल की बात करें तो उसकी कहानी तो इससे भी ज्यादा जटिल लगती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। 85% बहुत बड़ा नंबर है। और तेल सिर्फ गाड़ियों में डलने वाला ईंधन थोड़ी है, ये तो पूरी अर्थव्यवस्था की नसों में बहने वाला खून है। बिल्कुल। कच्चे तेल का जो असर है ना, वो अर्थव्यवस्था के हर छोटे बड़े हिस्से को छूता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो सिर्फ आपके पेट्रोल पंप पर कीमत नहीं बढ़ती। और कहाँ बढ़ती है? खेत में चलने वाले ट्रैक्टर को चलाने की लागत बढ़ जाती है। फैक्ट्रियों में जो मशीनें सामान बना रही हैं, वो महंगे बिजली पर चलती हैं। और सबसे बड़ी बात, उन फैक्ट्रियों और खेतों से सामान निकालकर शहर की मंडियों तक पहुंचाने वाले ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है। अरे हाँ, मतलब अगर कोई इंसान साइकिल भी चलाता हो
और अपनी पूरी जिंदगी में उसने पेट्रोल ना खरीदा हो, तब भी उसे कच्चे तेल की कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल चुकानी पड़ती है। क्योंकि उसके घर आने वाला टमाटर भी तो उसी महंगे डीजल वाले ट्रक में बैठकर आ रहा है। एकदम सटीक बात कही है आपने। और यही वो बिंदु है जहां महंगाई सीधे आम इंसान को हिट करती है। अब देखिए, सरकार के लिए तेल का आयात रातों रात कम करना तो संभव नहीं है। हाँ, देश रुक जाएगा वरना। सही कहा। इसीलिए वे जनता से ईंधन बचाने की अपील करते हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करने से थोड़ा सा भी तेल बचता है, तो व्यापक स्तर पर वो बचाया गया तेल असल में देश का बचाया गया डॉलर है। ये तो हो गई विलासिता, यात्रा और परिवहन की बात। लेकिन अगर हम अपनी रसोई की तरफ देखें तो वहां भी एक बहुत बड़ा वैश्विक कनेक्शन छिपा हुआ है। हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि जो हर घर की बुनियादी जरूरत है, खाने का तेल, एडिबल ऑयल। हाँ, खाने का तेल, इसका भी बड़ा गहरा नाता है डॉलर से। खाने के तेल का मुद्दा ना खाद्य सुरक्षा और भू राजनीति का एक बहुत ही संवेदनशील मिश्रण है। भारत आज भी अपनी जरूरत का लगभग 60% खाने का तेल विदेशों से मंगाता है। 60%? इतना ज्यादा? हाँ, उदाहरण के लिए पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, और जो सूरजमुखी का तेल है वो काफी हद तक रूस और यूक्रेन के इलाके से आता है। तो मतलब ये सुनना कितना अजीब लगता है ना कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में, मान लीजिए ब्लैक सी के पास, दो देशों के बीच कोई तनाव हो जाए तो उसका सीधा असर हमारी रसोई में रखे पकौड़े तलने वाले तेल की कीमत पर पड़ता है। ये इतना तेज कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, जब उन देशों में युद्ध या कोई बड़ा संकट आता है तो उनके बंदरगाह बंद हो जाते हैं, समुद्री जहाज रुक जाते हैं। इससे होता क्या है कि अचानक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति कम हो जाती है। लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में तेल की मांग तो कम नहीं होती ना। हाँ, खाना तो सब खाएंगे। बिल्कुल। तब दुनिया भर के देश बचे हुए तेल को खरीदने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाते हैं। वो ज्यादा डॉलर की बोली लगाते हैं। अब भारत के पास रातों रात लाखों टन तिलहन पैदा करने का तो कोई जादू है नहीं, तो हमें भी ऊंची बोली लगानी पड़ती है। हाँ, देश में हाहाकार ना मचे इसलिए ऊंचे दामों पर डॉलर खर्च करके वो तेल खरीदना हमारी एक भू राजनीतिक मजबूरी बन जाता है। तो ये तो धोरी मार हो गई। एक तो हम डॉलर खर्च कर रहे हैं और ऊपर से उसी डॉलर से हमें पहले के मुकाबले तेल भी कम मिल रहा है। एकदम सही। इसीलिए शायद अब सरकार का पूरा जोर ना स्थानीय उत्पादन बढ़ाने पर है। किसानों को तिलहन की खेती के लिए समर्थन देने की बात हो रही है, ताकि हमारी रसोई की चाबी किसी विदेशी ताकत के हाथ में ना रहे। यही कारण है कि नीतियां अब बदल रही हैं। खाद्य सुरक्षा अब केवल खेतों में गेहूं या चावल उगाने तक सीमित नहीं रह गई है। ये अब आर्थिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। तो जब रसोई से लेकर सड़क तक सब जगह डॉलर का दबाव है, हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, सप्लाई चेन टूट रही है, तो इन सारी चेतावनियों को सुनने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक और थोड़ा डरावना सा सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या हम सच में किसी आर्थिक संकट में हैं? मतलब क्या हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी किसी बड़ी आर्थिक त्रासदी की ओर बढ़ रही है? क्या अंदर से हमारी अर्थव्यवस्था खोखली हो रही है? देखिए, स्रोतों का विश्लेषण इस पर बहुत ही स्पष्ट और संतुलित दृष्टिकोण देता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो नहीं, हम अभी किसी आर्थिक संकट या क्राइसिस में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, श्रीलंका जैसी स्थिति से भारत की तुलना करना यहाँ बिल्कुल गलत होगा। ये सुनकर तो बड़ी राहत मिलती है। लेकिन स्रोतों के किस आधार पर हम ये दावा कर सकते हैं? अभी तो हमने इतनी सारी कमजोरियों पर लंबी चर्चा की। आधार है हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना। होता क्या है ना, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव आता है तो कुछ खास शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जो उसे टूटने से बचाते हैं। शॉक एब्जॉर्बर? जैसे गाड़ियों में होते हैं? बिल्कुल वैसे ही। भारत के पास अभी भी कई 100 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। सरकार का टैक्स कलेक्शन देखिए, खासकर जीएसटी, वो रिकॉर्ड स्तर पर है। इसका सीधा मतलब है कि देश के अंदर व्यापार अच्छी तरह चल रहा है। हाँ, वो तो है। इसके अलावा हमारी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है और सेवा क्षेत्र है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री, वो लगातार दुनिया भर में अपनी सेवाएं देकर भारी मात्रा में डॉलर देश के अंदर ला भी तो रहे हैं। अच्छा, तो अगर सब कुछ इतना ही मजबूत है तो फिर प्रधानमंत्री की तरफ से इतनी चेतावनियां क्यों आ रही हैं? मतलब क्या ये सिर्फ हमारे आर्थिक सफर के रास्ते का एक स्पीड ब्रेकर है, या फिर आगे कोई बड़ी खाई है जिसके लिए हमें सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए? इस पूरी स्थिति को ना हम एक प्रेशर कुकर के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रेशर कुकर? हाँ, जब प्रेशर कुकर में खाना पकता है तो अंदर बहुत दबाव बनता है।
भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त उसी दबाव से गुजर रही है। महंगा कच्चा तेल, वैश्विक मंदी का डर और रुपये पर लगातार पड़ रहा दबाव, ये सब मिलकर कुकर के अंदर का तापमान बढ़ा रहे हैं। अब जो सरकार की चेतावनियां और नीतियां हैं ना, वो उस कुकर की सीटी की तरह हैं। अरे वाह! वो इसलिए बज रही हैं ताकि अतिरिक्त दबाव को समय रहते सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। इसलिए नहीं बज रही हैं कि कुकर फटने वाला है। हम एक गंभीर दबाव में जरूर है, लेकिन ये कोई अनियंत्रित संकट नहीं है। ये तो बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दे दी आपने। तो अब इस व्यापक अर्थशास्त्र यानी इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के भारी भरकम विश्लेषण से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जमीनी हकीकत पर आते हैं। बिल्कुल। अगर ये दबाव का समय है, तो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? मतलब कोई व्यक्ति खुद को और अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुरक्षित रख सकता है? स्रोत सामग्री इस बढ़ती अनिश्चितता के बीच कुछ बहुत ही व्यावहारिक उपाय सुझाती है। सबसे पहला और अहम कदम है एक इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड। हाँ, ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक असली वित्तीय ढाल है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के पास कम से कम अगले 6 महीने के अनिवार्य खर्चों के बराबर नकदी कहीं सुरक्षित रखी हो। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल होती है, तो नौकरियां जाने या व्यापार धीमा होने का खतरा रहता है ना? एकदम सही। ऐसे में ये फंड सबसे बड़ा सहारा बनता है। और दूसरा उपाय शायद उस आदत पर लगाम कसने के बारे में है जिसने आजकल लगभग हर वर्ग को जकड़ रखा है। आप अनावश्यक कर्ज की बात कर रहे हैं? हाँ, आज आप देखिए ना, हर दूसरा मोबाइल ऐप आपको बस कुछ ही सेकंड में लोन देने का वादा करता है। ये बहुत खतरनाक है। अनावश्यक कर्ज से बचना ऐसे समय में सबसे बड़ी समझदारी है, खासकर जो क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है और पर्सनल लोन। इसके पीछे का गणित क्या है? इसके पीछे एक सीधा आर्थिक गणित है। जब अर्थव्यवस्था पर दबाव होता है और महंगाई बढ़ती है, तो देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे हमारा रिजर्व बैंक, वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। ओहो, तो जो कर्ज पहले सस्ता लगता था वो अचानक बहुत महंगा हो जाता है? बिल्कुल। और महंगे कर्ज के जाल में फंसना व्यक्ति को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल देता है जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। समझ गया। स्रोतों में ना एक और बिंदु है जो सीधे पैसे से नहीं बल्कि व्यक्ति की खुद की क्षमता से जुड़ा है। मतलब कौशल विकास या अपनी स्किल्स को बढ़ाना। ये हमें मंदी से कैसे बचाता है? देखिए, जब आर्थिक मंदी या दबाव का समय आता है, तो कंपनियां सबसे पहले अपनी लागत कम करने की कोशिश करती हैं। कई बार छटनी भी होती है। हाँ, ये तो हम अक्सर खबरों में देखते हैं। ऐसे माहौल में बाजार में वही व्यक्ति टिक पाता है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, जिसके पास ऐसे आधुनिक कौशल हो जिन्हें कोई एआई या कोई सस्ती मशीन आसानी से रिप्लेस ना कर सके। इसलिए अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना मंदी के खिलाफ सबसे बड़ा व्यक्तिगत निवेश है। और निवेश से ही जुड़ा एक और महत्वपूर्ण नियम बताया गया है, विविधता या डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ सोने के पीछे भागना या सारा का सारा पैसा सिर्फ शेयर बाजार में लगा देना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। मतलब अपने अंडों को एक ही टोकरी में मत रखो। बिल्कुल वही बात। अपने निवेश को अलग अलग जगह बांटकर रखना चाहिए, ताकि अगर कल को एक क्षेत्र में गिरावट आए तो दूसरा क्षेत्र उस नुकसान की भरपाई कर सके। अगर हम ध्यान दें तो ये व्यक्तिगत वित्तीय अनुशासन असल में एक बहुत बड़े चित्र का निर्माण कर रहा है। वो कैसे? मतलब जब कोई व्यक्ति अनावश्यक विदेशी विलासिता का सामान नहीं खरीदता, जब वो कर्ज के जाल में नहीं फंसता और सोच समझकर निवेश करता है, तो वो अनजाने में ही सही लेकिन देश के व्यापार घाटे को कम करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में अपना बहुत अहम योगदान दे रहा होता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार यही निकलता है कि जब सरकार खर्च कम करने या आयात पर निर्भरता घटाने की बात करती है, तो उनका लक्ष्य सिर्फ नागरिकों का पैसा बचाना नहीं होता। हाँ, लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। असली लक्ष्य देश की आर्थिक संप्रभुता को बचाए रखना है। मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी, उस डॉलर के भंडार को सुरक्षित रखना जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव के समय देश की सबसे बड़ी ढाल बन सके। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था ना केवल वित्त मंत्रालय के बंद कमरों में नहीं चलती, वो हर उस छोटे फैसले से चलती है जो आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। व्यक्तिगत आदतों और राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बीच का ये जो संबंध है ना, यही किसी देश की असली ताकत तय करता है। और इसी के साथ हम उसी विचार पर वापस आते हैं जहां से हमने आज शुरुआत की थी।
वो घर का बजट जो पूरी तरह से बाहर की मुद्रा पर निर्भर है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने गहराई से देखा कि कैसे डॉलर नाम की मुद्रा भारत के व्यापार घाटे को प्रभावित कर रही है, सोने और तेल के जरिए देश की संपत्ति सोख रही है और यहाँ तक कि हमारी रसोई के खर्च को भी कंट्रोल कर रही है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को देखने के बाद ना सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। मैं यही सोच रहा था कि क्या भविष्य में भी हमेशा डॉलर का ये वैश्विक दबदबा ऐसा ही बना रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, आज जिस तरह से कई देश डॉलर को किनारे करके अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक समझौते कर रहे हैं या जैसे डिजिटल करेंसी तेजी से उभर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि आने वाले कुछ दशकों में ये पूरी की पूरी डॉलर आधारित व्यवस्था ही पलट कर रख दी जाए? ऐसा हो तो सकता है। क्या भविष्य में एक ऐसा समय आ सकता है जब किसी भी देश के घरेलू बजट को डॉलर के आगे झुकना ही ना पड़े? ये एक ऐसा विचार है जो अर्थशास्त्र के पूरे खेल के नियम ही बदल सकता है। बिल्कुल, ये पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री की गहराइयों से हमने जो समझा वो ये है कि अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह जटिल जरूर है, लेकिन समझ से परे नहीं है। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास हो रहे बदलावों पर ऐसे ही सवाल उठाते रहिए।